to data science with Python, data analyst in SQL, पाइथन, डाटा साइंस विद आर, ठीक है। इस तरह के डाटा इंजीनियर, लाइक जो भी उस करियर ट्रैक को उन्होंने पूरा मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा इनकी यही चीज़ अच्छी लगी थी कि अब डाटा साइंटिस्ट विद पाइथन में करूँगी तो उसमें लाइक पूरा जितने आपको रिक्वायर्ड है ना उसमें कोर्सेज, लाइक विद द स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फिर इंटरमीडिएट पाइथन, फिर मैनिपुलेशन, और फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस के जितने मतलब वो कोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ उसमें। इवन फिर लेटर ऑन वो स्टार्स पे जाएंगे, फिर साथ साथ बीच में प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि आपने इधर ही सी व्यू पर ही रहे कि वो इनका इंटरफेस है। इन्होंने जुपिटर नोटबुक इसी में ही मतलब यानी कि व्यू पाइथन का, तो वो आईडीईज के अंदर ही है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो यानी प्रॉपर एक करियर ट्रैक है ये कि आप इसको करें तो जो आपको स्किल चाहिए वो सब इसमें है। जब आप यहाँ से करियर ट्रैक पे सारे इसके 34 कोर्सेज हैं टोटल, और प्रोजेक्ट्स भी हैं अंदर। जब आप ये करते हैं यहाँ पे आप इसे जो लाइक बिगनर लेवल थोड़ा सा डाटा एनालिस्ट विद पाइथन वो कर लें, या फिर अगर बहुत स्पेसिफिक जाना है इसमें तो डाटा इंजीनियर का। ठीक। तो यानी प्रोफेशनल कोर्सेज लेवल पे भी हैं कोर्सेज, जैसे वहाँ पे 34 थे लेकिन इसमें 43 है। सो यू कैन ज्वाइन एनी वन करियर ट्रैक। उसमें जितने कोर्सेज हैं वन बाय वन वो करें। मशीन लर्निंग का करना है वो लेटर ऑन, आप लेटर ऑन जाएंगे इसमें एसक्यूएल या स्टैटिस्टिशियन वगैरह के कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट है। लेकिन ये हर लैंग्वेज है तो हमारा ज़्यादा फोकस है पाइथन के थ्रू, तो हम वही वाले अगर देखें। ओके, सही। एक तो ये हमारा हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे जब आप ये कोर्स ट्रैक्स कंप्लीट करेंगे, सो देन देयर इज आल्सो वन थिंग विच इज सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे ऊपर जब आप वो कोर्स ट्रैक, वो जो करियर ट्रैक है उसको कर लेंगी तो फिर ये सर्टिफिकेशंस हैं। यानी फिर आप यहाँ पे किसी में जो है डाटा साइंटिस्ट या डाटा जिसके लिए भी आपने करियर ट्रैक किया, मैं इनिशियली रिकमेंड ये करूँगी कि बिगिनर से स्टार्ट करें तो डाटा एनालिस्ट है। तो यहाँ के इनके टेस्ट लेंगी Optional. जिसमें सिर्फ 30 डेज की। जी। Is there any specific time period कि आपने within that specific time period ही इसको करना है या कि it's up to us? Well, मेरे to the best of my knowledge, like it is maybe up till 1 year. लेकिन it can vary maybe more or less। लेकिन हाँ अभी तक के लिए मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म रहेगी इसकी एक्सेस, कम से कम 1 साल शायद हो, या कुछ महीने तो होंगे। लाइक इट विल बी इनफ टाइम कि हम इसमें इनमें से अगर आप चाहें तो टाइम देके इनमें से कोई भी लाइक कोर्सेज को प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे भी मैम महानूर आपको उन्होंने असाइनमेंट भी यहाँ पे शो हो रही होगी, असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आया था आपको? नो मैम। कहाँ पर? इधर ही ऐप पर ही? मतलब ये जो हाँ जी। वेबसाइट है। हाँ जी, अगर आपको उन्होंने स्नैप पे भी इनवाइट किया है तो फिर तो यानी आपको उन्होंने एक्सेस दी हुई है ना। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगी, सॉरी लर्न पे, तो यहाँ पे असाइनमेंट्स का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, इस असाइनमेंट्स के सेक्शन में उन्होंने आपको हर महीने लाइक वो असाइन करते हैं कि उन्होंने, मैंने तो ज्वाइन लेट किया था तो मुझे जल्दी जल्दी में सारे करने पड़े थे। लेकिन उन्होंने हर मंथ का कोई ना कोई टारगेट दिया हुआ है कि जैसे 11 फरवरी से पहले ये 1000 या 2000 एक्सपीस लेने हैं। 2000 एक्सपीस का मतलब है कि कोर्सेज मतलब जब आप करते हैं तो किसी वीडियो के या एक्सरसाइज के 100 या 50 एक्सपी आपको मिलते हैं। तो उन्होंने इस तरह से असाइनमेंट्स भी हैं डेडलाइंस में, सो यू हैव टू चेक कि आपको क्या उन्होंने असाइनमेंट की डेडलाइन दी हुई है तो उस हिसाब से आपने वो कंप्लीट करना है। ठीक है। सो आई फाइंड इट रियली यूजफुल। तो शुरू में तो हम चलो इंट्रो अभी कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आएंगे तो इजीली मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपको अब चीज़ें काफ़ी हद तक इंट्रो वाली क्लियर हैं। इसके अलावा स्किल ट्रैक्स भी हैं, यानी करियर ट्रैक्स तो मैं तो करियर ट्रैक्स सजेस्ट करूँगी, लेकिन आप पूरे पूरे करियर ट्रैक्स नहीं करते तो यहाँ पे स्किल ट्रैक्स हैं जो कि छोटे छोटे कोर्सेज हैं। लाइक मतलब प्रॉपर लाइक अगर आपने किसी एक ही स्किल पर फोकस कर रहे हैं, जैसे आप अभी अगर फर्ज करें जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि पाइथन की फंडामेंटल्स ही देखना, तो उसके अंदर ही 5 कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन की फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड है। ठीक। या मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो मतलब ये सिर्फ एक मतलब जो स्किल ट्रैक्स हैं वो सिर्फ एक किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे मशीन लर्निंग की फंडामेंटल्स पे फोकस किया तो उसके 6 कोर्सेज और उसके प्रोजेक्ट्स हैं। सो दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आपने स्टार्ट करना है इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे ये लगता है कि
साथ साथ असेसमेंट्स हैं। जैसे मैं अभी अभी स्टैट्स का फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको करवा रही हूँ ना साथ साथ, हर टॉपिक के साथ उसकी कोई ना कोई असेसमेंट है, विच इज़ गुड। इसके अलावा जो अगर आप मजीद एक्सप्लोर करेंगे, लाइक इसमें केस स्टडीज भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, कोड अलाउंस भी हैं, कंपटीशंस भी हैं। ठीक है। तो ये अगर आप इनमें से कोई ना कोई ज्वाइन करके अपनी लर्निंग के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। राइट। जो भी रिसेंट कंपटीशंस चल रहे हैं, पार्टिसिपेट करके। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। जिन्होंने नहीं करवाया, मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगी, यहीं पे कर देती हूँ बोल के, ताकि वो भी करवा लें। ओके। सो बस मुझे ये है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रीमियम एक्सेस आपको मिल रही है, जिसमें आप अनलिमिटेडली लाइक डाटा को, इसके जो कोर्सेज हैं उसको, कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको सभी फ़ायदा उठा लें। सही एप्लीकेशन फॉर्म आप जल्द से जल्द फिल करें जिन्होंने नहीं किया। एंड आई होप कि जो नहीं अभी तक जिनको ईमेल आई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है, उनको भी आ जाए, ताकि हम फिर ये हो सकता है कि जब सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं इस पे, तो मे भी हम प्रैक्टिस के लिए यहीं पे डायरेक्टली, लाइक मैं आपको कहती हूँ कि यहीं पे इकट्ठे हम कोई ना कोई कोर्स या कोई असेसमेंट ज्वाइन कर लें और उसको इकट्ठे करें। ठीक है, जैसे लीड कोड पे है। चलें अब नेक्स्ट जो है, हम देख लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। राइट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखे थे, और मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन देखे हैं। यानी हम लोगों ने जो, और इसके अलावा जो बेसिक जो स्टार्स थी वो देखी थी। तो समरी स्टार्स का पोर्शन हमने कवर किया था। राइट। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं चांसेस को। राइट। तो चांसेस कितने होते हैं किसी चीज़ के अकरेंस के, जिसको हम मतलब कोई भी चांस मेयर करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि भाई किसी क्रिकेट टीम का मैच है, तो किस टीम के विन करने के चांसेस हैं, या रेन के कितने चांसेस हैं कि आज बादल है तो बारिश होगी या नहीं होगी, या सूरज निकलेगा। तो हम चांसेस की बात करते हैं अक्सर। लेकिन स्टार्स में हम चांस को कैसे मेयर करते हैं कि किसी चीज़ के होने का कितना चांस है। ठीक है। तो चांस मेयर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, कि किसी भी जो चीज़ है उसके अकर होने के, लाइक हैपनिंग, उसके चांस कितने हैं। तो हम कैसे मेजर करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। मतलब कि अगर मैंने इसको, अगर मैं बताऊं सिंपल अल्फाज में, कि नंबर ऑफ वेज के जिसमें इवेंट हो सकता है और फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो इसका मतलब यही है कि फर्ज करें जैसे इसने कोइन की एग्जांपल दी है, कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं कोइन को फ्लिप करती हूँ, ठीक है, मैंने उछाला कोइन को और वो नीचे आया, तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। ये दो साइड्स है ना कोइन की। ठीक है। अब कोइन की दो साइड्स में से मैं सिर्फ अगर ये देखना चाह रही हूँ कि हेड वाली साइड ऊपर आती है, उसके कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब कॉइन की दो साइड्स ही हैं और एक साइड पे ही हेड है। ठीक है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें वो हेड आ सकता है वो एक ही है, क्योंकि दो में से एक ही साइड हेड की है। तो जो वेज हैं जो कि जिसमें इवेंट हो सकता है, लाइक वो एक ही है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं कि यहाँ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यानी टोटल टोटल जो, अगर मैंने एक इवेंट किया है कि मैंने वो इनको उछाला है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि हेड या टेल। तो जो दो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने नीचे, जितनी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और उसमें से जो मेरा पॉइंट था कि हेड के आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, तो वो मैंने देखा कि एक ही था, क्योंकि या है एक ही साइड, दो साइड्स हैं तो एक ही पे हेड होगा, तो वन लिख दिया। तो यहाँ पे 1/2 यानी कि 50%, यानी अगर मैं कॉइन को उछालती हूँ तो 50% चांस है कि हेड आएगा। सही है, चीज़ क्लियर है? यस मैम, अंडरस्टूड है ना कि या तो हेड है या टेल है, तो वो 50% चांसेस है कि हेड आएगा और 50% चांसेस यही है कि टेल आएगी, तो वो इन दैट केस इट्स क्लियर
Okay, 1 1 / 2। यस दैट्स गुड। चलें अब आगे मूव करते हैं। ओके सो दैट्स वाई, अच्छा अब इसमें ये चीज़ उसने बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ को घटने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, सो दैट मीन्स कि वो अब अगर मैं कोई बात कर रही हूँ ना कि कोई मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, तो दैट मीन्स कि वो होना ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के कोई चांस नहीं है। और अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी 100 है, दैट मीन्स कि वो होना ही होना है। ठीक है। और अगर 50-50 है, तो जैसे ये कोइन के केस में था कि टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, 50-50 चांस है। तो ये था प्रोबेबिलिटी बेसिकली। सो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इस फार्मूला के नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि हो सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। ओके अब इसमें एक एग्जांपल अब उसने दी हुई है सेल्स पर्सन की। ठीक। तो अगर मैं सेल्स पर्सन की एग्जांपल देखूं, तो इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फॉर एग्जांपल उसने कहा था कि मीटिंग में, क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग है, ठीक है, और हमारे पास ये सेल्स पर्सन अवेलेबल लाइक हमारी कंपनी में ये है। ठीक। अब इन चारों में से कौन सा बंदा जाएगा उस मीटिंग को अटेंड करने क्लाइंट के साथ, इन सेल्स पर्सन में से। ठीक। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर चार लोग हैं, तो हर एक के सिलेक्ट होने की, कि मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, ठीक है, कि कोई एक बंदे को मैंने रैंडमली चूज करना है कि वो क्लाइंट के साथ जाके मीटिंग करेगा। ओके। सो अब इनमें से हर के चांसेस कितने हैं सिलेक्ट होने के? मैम यस 50 दैट्स गुड। 50 नहीं, 1/4, यानी कि वही राइट। हाँ, किसी को भी एक को सिलेक्ट करना है, तो जो हमें आउटकम चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो जो चार है यानी इनमें से कोई, इन चारों में से कोई हो सकता है। ठीक है। तो हर एक के ऊपर 1/4% चांसेस हैं, तो यानी कि 25% चांसेस हैं। ठीक है। 4 टाइम्स मतलब 4 में डिवाइड किया 100 को, तो यानी 25% हर एक के चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो सकता है ईच। ओके। अब मैंने रैंडमली इसको कोई भी पिक किया, फॉर एग्जांपल कि मैंने जो नंबर उठाया वो ब्रायन का था, यानी कि ब्रायन के 25% जो चांसेस थे उसमें से ब्रायन को उन्होंने ऐसा पिक कर लिया। ठीक। अब जो बाकी, अब फर्ज करें ये तो था यानी 25-25% चांस था, तो उसमें से ब्रायन पिक हो गया। ठीक। अब यही चीज़ अगर मुझे पाइथन में करनी हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली पिक किया, सही, तो पाइथन में मुझे रैंडमली अगर पिक करना है तो मैं सैम्पल का फंक्शन यूज़ करती हूँ। जैसे उसने यहाँ पे डाटा फ्रेम लिया हुआ है सेल्स काउंट का, सेल्स काउंट में यही सारे आमिर, ब्रायन, क्लैरी और डेमियन हैं। ठीक। और उसकी उन्होंने साथ इस कॉलम में ये बताया हुआ है कि कितनी नंबर ऑफ सेल्स उनकी आज तक हुई हैं। ठीक। तो उसने क्या किया, सिंपल पाइथन में मैंने सैम्पल का ये फंक्शन यूज़ करना है। ठीक। और इस सैम्पल के फंक्शन से वो क्या करेगा कि रैंडमली लाइक कोई भी सैंपल, सैंपल बनाने का मतलब ये है कि वो रैंडमली पाइथन पिक कर लेगा, फिर नंबर फोर कौन सी, उसी तरह से ही जैसे हमने उधर देखा था कि 25% चांसेस हैं इन सब के सिलेक्ट होने के। ठीक। क्योंकि 1/4 है, तो इसी तरह से कोई कोई एक रो पिक कर लेगा रैंडमली, और इसके चांसेस थे 25%। ठीक। और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। ओके अब नेक्स्ट अगर मुझे दोबारा से इसी सैंपल को जनरेट करवाना हो, तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती कि किस बेसिस पे मैंने सिर्फ ब्रायन को पिक किया है, बाकियों को पिक नहीं किया। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा अगर रन करती हूँ सेम इसी कोड को, जैसे उसने यहाँ पे करके भी दिखाया कि सैंपल को डॉट सैंपल पहले किया तो ब्रायन पिक हुआ, डॉट सैंपल बाद में किया तो क्लैरी पिक हुआ। तो इस चीज़ के लिए हमने ये देखा हुआ था कि हम जब रैंडमली कोई चीज़ पिक कर रहे होते हैं, सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, अगर हमें सेम रिजल्ट ही बार बार चाहिए, ठीक है, कि मैं अगर दोबारा अपनी टीम को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि मैंने कैसे रैंडमली पिक किया है, तो मैं उनके सामने रन करूँ तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है, उससे बेहतर है कि जो पहले रिजल्ट आया वही बाद में आए, ताकि मैं बता सकूँ कि ये कोड रन किया है। ठीक है ना। तो सेम रिजल्ट लाने के लिए मैं क्या करती हूँ जी, कौन सा फंक्शन यूज होता है अगर मैं रैंडमली पिक कर रही होती हूँ डाटा सेट्स में से, और मैं चाहती हूँ कि हर दफ़ा मैं जब रन करूँ सेम रिजल्ट आए। यस सर उसने। सीट सीट देना उसे। जी। मैडम सीट देना।
मतलब सीट हम पास करते हैं हाँ, दैट्स गुड, पैरामीटर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, यस। तो सेटिंग रैंडम सीड इसमें है कि हम सीड पास, सीड एक हम लोगों ने रैंडमली वो देखा था ना कि हम एनपी डॉट रैंडम के फंक्शन में सीड पास करवाते हैं। अब जो 10 अगर पास करवाया ना तो वो वही जो पहली दफा रन करने पे भी बेसिकली वो सीड क्या करता है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता है उसका। ठीक है। और जब जितनी दफा भी फिर हम इस कोड को रन करेंगे वो हर दफा वही रिजल्ट देगा। ठीक है। उसने 2-3 दफा रन करके भी बताया कि सेम रिजल्ट आया, क्योंकि हमने सीड सेम दिया है 10। अगर हम सीड को चेंज करते हैं तो तब वो रिजल्ट डिफरेंट देगा। तो सेम डेटा सेट पे अगर कोई डिफरेंट सिस्टम्स पे भी ये रन करेगा, जैसे हमने क्लास में किया भी था कि सीड सेम था, बाकियों ने भी रन करके देखा तो फिर वैल्यू सेम आई थी। नमपाई की एक क्लास में ही हुआ था, ठीक है ना। तो हम सीड को यूज करेंगे फिर। तो हम क्या करेंगे, सैंपल से पहले ही ये np डॉट रैंडम डॉट सीड का फंक्शन पास करवा देंगे, रन करवाएंगे, और फिर उसके बाद सैंपल। राइट। ओके। अब फर्ज करें कि ये तो हमें पता चल गया कि अच्छा हमने सही पास करवाया 10, और हमने जब सैम्पलिंग की तो 25% चांस था कि ब्रायन, ब्रायन के जो हरी के 25% चांस था तो 4, तो ब्रायन सेलेक्ट हो गया। ठीक। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक और मीटिंग भी है, ठीक है। अब ब्रायन तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। फर्ज करें कि उसी टाइम पे उसी दिन उसी टाइम पे एक और मीटिंग भी है, एक और क्लाइंट आ गया और उसकी भी उसी टाइम पे मीटिंग है। अब ब्रायन तो के लिए ब्रायन को आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। उसको अब सेम मीटिंग में दोबारा उस टाइम पे दूसरी मीटिंग में नहीं वो जा सकता, वो एक टाइम पे एक ही मीटिंग अटेंड कर सकता है, राइट। तो अब बाकियों के उसको हमने दोबारा ऐड नहीं किया इस सैम्पलिंग में। अब जो दोबारा पिक करना है, अब इन 3 में से पिक करना है। ठीक। यानी कि एक दफ़ा जो सैंपल में से वैल्यू एक दफ़ा सेलेक्ट हो गई है वो दोबारा ना आए। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको वापस दोबारा नहीं ऐड किया, क्योंकि विन हो के वो एक टाइम पे एक ही मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो अब जो पिक हम करेंगे वो इन 3 में से करेंगे। इसको कहते हैं सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जिसमें हम इसकी जगह पे जो खाली जगह आई है उसकी जगह पे कुछ रिप्लेस नहीं करवा रहे, या उस बंदे को मतलब दोबारा ऐड नहीं करवा रहे। ठीक है। यानी ब्रायन को दोबारा ऐड नहीं करवाया, उसको एक ही दफ़ा हमने जो सिलेक्ट कर दिया था वही रहा। तो इसको हमने कह दिया कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसकी खाली जगह पे उसको दोबारा ऐड नहीं किया गया सैम्पलिंग में दोबारा करते हुए। अब जब मैं ये सैम्पलिंग दोबारा कर रही हूँ सेकेंड मीटिंग में, तो अब यहाँ पे फर्स्ट करें क्लैरी को मैंने पिक किया सेकेंड रैंडमली, मगर यहाँ पे मुझे बताएं कि हर एक के चांसेस कितने हैं अब पिक होने के। मैम वन पॉइंट। ओवर थ्री हुआ ना। हम्म। यस। तो 1/3 हुआ, क्योंकि एक को सिलेक्ट करना है, और टोटल अब 3 हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं पॉसिबल, जो कि हो सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता। तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, यानी हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। 3.5। 33, यस। परसेंटेज में अगर मैं बताऊँ तो ये 33% बनती है। ठीक। तो 33% चांसेस था कि थे हर एक के सिलेक्ट होने के, यानी क्लैरी भी 33% प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट हो गया। ओके। तो ये था विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि मैंने जो पहले अब ब्रायन को सिलेक्ट किया हुआ था तो उसको दोबारा ऐड नहीं किया। तो इसलिए बाकी सबके भी प्रोबेबिलिटी के चांसेस फिर बढ़ गए, बिकॉज नीचे अब वैल्यू 4 की बजाय 3 है। तो पहले हरी के 25% सिलेक्ट होने के चांसेस थे, लेकिन मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट किया तो अब हरी के 33% सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। ओके। अब पाइथन में मैं 2 दफ़ा, क्योंकि मुझे सैम्पलिंग करनी है तो मैं यहाँ पे सैम्पल में दो भी 2 पुट करूंगी ना, तो वो मुझे 2 रोज दे देगा रैंडमली सिलेक्ट करके। ठीक है। इसी तरह ही जैसे मैंने यहाँ पे देखा है ऊपर, वही चीज़ मैंने पाइथन से ऐसे करवा सकती हूँ कि वो एक टाइम के लिए ही 2 रोज दे दे। ओके। लेकिन अब ये तो हो गई विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, यानी कि फर्ज करें कि अब वो मीटिंग जो है वो सेम टाइम पे नहीं है, डिफरेंट टाइम्स पे, यानी कि ब्रायन भी उसको अटेंड कर सकता है। ठीक है। वो डिफरेंट टाइम्स पे है मीटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक दफ़ा पहले ब्रायन को पिक किया। अब चूंकि फर्ज करें अगर एक मीटिंग थी सुबह के टाइम पे उसी दिन,
तो उसके लिए दोबारा से पहले प्रोबेबिलिटी देखी सबकी सैम्पलिंग की, और एक शाम के टाइम है तो दोबारा फिर ब्रायन आ सकता है उसमें। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है कि अगर पहली दफ़ा हमने सेलेक्ट किया ब्रायन को, तो हमने उसको वापस डाल दिया सैंपल के अंदर और दोबारा फिर सेलेक्ट किया। अब फिर दोबारा ब्रायन के उतने ही चांसेस हैं सेलेक्ट होने के जितने पहले थे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे मैंने पहले ब्रायन को पिक किया था, तो पहले केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे सबके 25% चांसेस थे पहले। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रायन को पिक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बज गए और फिर बाद में जो चांसेस थे वो 1/3 हो गए थे। ठीक है, लेकिन जब मैं विद रिप्लेसमेंट कर रही हूँ तो मैं ब्रायन को एक दफ़ा सेलेक्ट किया है, उसके 25% चांसेस थे तब, लेकिन मैंने उसको दोबारा वापस ऐड कर दिया। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट में नेक्स्ट जो मैंने सैंपल लिया उसमें दूसरी दफ़ा सैंपल करते हुए ब्रायन को दोबारा ऐड किया। तो अब क्लैरी के चांसेस कितने हैं सिलेक्ट होने के? अब क्लैरी के चांसेस 25% ही हैं जैसे पहले थे। पहले भी यहाँ पे जब ब्रायन सेलेक्ट हो रहा था तो क्लैरी के चांसेस 25% ही थे, और बाकी सबके भी। और अब भी फर्ज करने के मैंने दोबारा जब लिया सैंपल, तो उसमें एक दफ़ा ब्रायन को सिलेक्ट किया था, ब्रायन वापस आ गया विद रिप्लेसमेंट में, और क्लैरी के दोबारा जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब फिर दोबारा 4 ऑप्शंस ही हैं हमारे पास, तो ये भी 25% है। ठीक। सो ये डिफरेंस है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैम हम इसको अपने डाटा पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? अब अगर हम पाइथन में। यस। ठीक है, वो चीज़ ओके, चलिए ये भी अभी देख लेते हैं कि इसमें जस्ट मुझे पाइथन में सैंपल के अंदर रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू करवाना है। ठीक है, तो रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू करवाऊंगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रिप्लेसमेंट अप्लाई कर देगा, यानी एक जो सैंपल में से उसने पहले उठाया वैल्यू, उसको दोबारा डाटा में ऐड करेगा दोबारा वापस, और फिर दोबारा सैम्पलिंग करेगा। ठीक है, उसको वापस भी डालेगा अगली सैम्पलिंग से पहले। ठीक, यानी यहाँ पे उसने अब 5 टाइम्स 5 रैंडम सैंपल्स उसने कह के देने हैं, तो 5 सैंपल्स में से उसने अब रिप्लेस ट्रू करवाया है। यानी अब आपको ये वैल्यूज यहाँ पे रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि पहले भी ब्रायन आया हुआ है, उसके उतने ही चांसेस हैं अगली दफ़ा भी आने के। ठीक है, तो दोबारा भी आ गया। तो इसमें जब हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें एक इवेंट के बार बार आने के चांसेस भी हैं कि वो क्योंकि हमने उसको वापस ऐड किया दूसरी सैम्पलिंग या तीसरी सैम्पलिंग करते हुए, हर दफ़ा सैम्पलिंग करते हुए बार बार जो पहली ऑप्शन सेलेक्ट हुई थी उसको वापस उसमें डाला, बॉक्स में नेम के बॉक्सेस में या जो भी, जैसे आपको कूड़ानदाजी वगैरह में मैं तो पढ़ चुकी है, उसको दोबारा फिर डालें, फिर उसके बाद निकालें। तो फिर उतनी चांसेस हैं उसके भी कि वो पहली वाली जो पहले सेलेक्ट हुई थी वो दोबारा फिर से सिलेक्ट हो सकती है। सेम इज द केस हियर। ठीक है, कि सैम्पलिंग करते हुए। तो ये चीज़ क्लियर हुई है? जी मैम। ओके। तो क्या डिफरेंस है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में? मैम विदाउट रिप्लेसमेंट में ये है कि जो एक दफा हम लेट्स सपोज उसको ले लिया वो या सैंपल जो पहले ले लिया वो दोबारा पिक नहीं करेंगे। और विद रिप्लेसमेंट में वो हम उसको दोबारा से भी मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट क्योंकि फंक्शन यूज करते हैं। दैट्स गुड। सो ये बेसिक इजी सा प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट, और सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालना देखिए, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट देख लिया। अब इसी तरह स्टार्स में एक टर्म है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है, अब जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो मैं विद रिप्लेसमेंट ले रही थी, जैसे नाम से पता है इंडिपेंडेंट इवेंट यानी जो पहला इवेंट हुआ है, जो दूसरा इवेंट होना है सेकंड पिक का, वो पहले वाले से इंडिपेंडेंट हो। तो ये जब हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं पहले कोई एक चूज कर भी रही हूँ ना, तो दूसरी दफा जब मैंने पिक करना है, क्योंकि मैंने इसको वापस इधर डाल देना है, तो दूसरी पिक में पहले इवेंट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। पहले भी सबके 25% चांसेस थे सेलेक्ट होने के, दूसरी पिक में भी सबके 25% चांसेस ही हैं सेलेक्ट होने के। एक पहला इवेंट से दूसरा इवेंट अफेक्ट नहीं होगा उसका आउटकम। तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे यहाँ पे उसने ये चीज़ उसने यहाँ पे भी शो करवाई है वैसे कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में
एंड पिक को इंडिपेंडेंटली, लाइक अगर पहली दफ़ा 25% थे तो सेकेंड टाइम क्लैरी के लिए भी सेकेंड पिक में भी उतने ही चांसेस थे। ये नहीं है कि आमिर के निकलने से उसके चांसेस कम या ज़्यादा हुए हैं या कोई एक भी स्टेप पहले होने से। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट क्या है, जैसे हम देख रहे थे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यानी विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर पहली पिक में सबके 25% चांसेस थे और एक को पिक कर लिया है, तो दूसरी दफ़ा सैम्पलिंग करते हुए अब बाकी के तीन बचे हैं, ठीक है। तो उन बाकी के तीन में से जो चांसेस हैं वो क्या जो है 33% हो गए हैं सबके। यानी पहले इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के आउटकम पे फर्क पड़ा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये विदाउट पिक है। यानी अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में देखें तो मतलब एक और एग्जांपल इस तरह से भी मैं बता सकती हूँ कि अगर फर्ज करें पहले पिक में क्लैरी को चूज कर लिया उन्होंने, तो दूसरे पिक में फिर विदाउट रिप्लेसमेंट में, क्योंकि क्लैरी दोबारा नहीं आएगा फिर, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में उसे हमने वापस ऐड नहीं किया सैंपल में। तो एक दफ़ा अगर चूज हो गया है, तो दूसरे पिक में वो उसके चांसेस 0% हो जाएंगे, बाकियों के 33% हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि उनके 25 से इंक्रीज होकर 33। और जो पहले एक दफ़ा सेलेक्ट हो गया वो दोबारा सेलेक्ट होने के नहीं होंगे, तो आउटकम इन्फ्लुएंस हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो इसे हम कहेंगे कि डिपेंडेंट इवेंट्स। ये चीज़ क्लियर हुई? हाँ जी मैम। यस मैम। Okay. चलें फिर अब इसी को ही पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। तो इसी में न्यूट्रॉन देखते हैं पहले ये। ओके, सो अगेन यही मेरा पास डाटा सेट जो था, मैंने पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, और अगेन इसमें से जो हमें डाटा सेट दिया हुआ ना, वो भी सेल्स का ही है, जैसे हम एग्जांपल में देख रहे थे। तो इसमें एक आमिर का बंदा है, उसकी सेल्स का डाटा सेट हम देख रहे हैं, ठीक है। और राइट, और इस जो डाटा सेट जो हमें गिवन है, उसमें उसने पूरे एक साल की उसकी जो जितनी भी उसने डील्स की थी, उनको उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और वो डील्स हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, कुछ उसकी एक पिछले साल की डाटा सेट में से, कि जितनी डील्स उसने क्लाइंट को, कितने को डील किया, विन किया या फेल हुए, या कितनी अमाउंट उसने वहां से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें उसने बताई हुई है। एज यूजल लाइब्रेरी इंपोर्ट की और उस डाटा सेट को रीड करवा लिया। ओके, अब ये डाटा सेट हमारे पास इस तरह से है कुछ। तो लेकिन मैंने इंडेक्सिंग ट्रू जो है वो उसको नहीं छेड़ा अभी यहाँ पे, सही, बिकॉज हमारा कंसर्न प्रोबेबिलिटी से है। तो आई एम जस्ट गोइंग विद दैट कि कौन सी प्रोडक्ट उसने बेची है, स्टोर है, क्लाइंट का है, स्टेटस है, अमाउंट है, और नंबर ऑफ यूजर्स है। सही कि कितने लोगों ने उसको वहाँ पे, हाँ, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ आइटम्स उन्होंने परचेज की होंगी, वो भी उन्होंने साथ लिखा हुआ है। और ये रैंडमली एक साल में से 178 रोज को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ। ओके, सो हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको करते हैं पहले, इसको रीड करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन करना, तो इसी को रीड करें और बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है वो। मैम उसने जो पास ईयर में जितनी डील्स की हुई हैं, जितना उसने बिजनेस किया हुआ, उससे मुतालिक बताना है, बट हमने उसका स्मॉल पार्ट लेना है ताकि हम उसकी डेप्थ में जाके इन डिटेल्स वी कैन चेक दैट व्हाट ही डिड। तो हुआ कि उससे पहले हमने फिगर आउट करना है कि उसके सिलेक्टिंग सर्टेन डिटेल्स, हाँ एक पार्ट सिलेक्ट करेंगे उसको उसके सर्टेन डिटेल्स में जाने के लिए। उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया हुआ, काउंट द नंबर ऑफ डील्स
Amir worked on for each product type and sort in stores, store in counts. तो अब उसका हमने देखना है कि उसने जो किस प्रोडक्ट पे जो उसने बेसिकली जो है काम किया है, और स्टोर इन काउंट्स, और उसको काउंट काउंट करना है कि कितना मतलब उसने स्पेसिफिक जो उसका टारगेट था वो क्या था, वो क्या रहा है। तो इसको कैसे हम करेंगे इसको? कि पहले फर्स्ट स्टेप उसने ये बताया कि हमने जितनी भी नंबर ऑफ डील्स उसकी हैं, हर प्रोडक्ट कैटेगरी की, हर प्रोडक्ट की टाइप की, उसको हमने मतलब बताना है कि कितने कितने प्रोडक्ट के टाइप में उसकी नंबर ऑफ डील्स हुई है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप का ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये है। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉलम। तो इसमें प्रोडक्ट एफ सी बी आई ई ए डी टी और ये सारी मतलब हमें वैल्यूज डिफरेंट नजर आ रही हैं। अब हमने ये देखना है कि इन सब की जो इतनी ज्यादा नंबर ऑफ डील्स हैं उसने हमें रोज दी हुई है, इनमें से इन हर प्रोडक्ट का वैल्यू अकाउंट कितना था। तो ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कैसे? प्रोडक्ट डॉट वैल्यू काउंट, बस मुझे कोडिंग नहीं ओके, मालूम। तो यानी मैं ऐसे लिखूँ? जी, यस। बाकी बताएं, बाकी लोग जरा बताएं इसे कि ये कैसे होगा। यानी और मैं इसमें ये काम कर सकती हूँ कि मैं काउंट का वेरिएबल मैं इसको बनाऊंगी, बाकी आप बताएंगे कि कैसे करना है। डेटा फ्रेम भी मतलब शुरू में हम देंगे ना। हाँ जी, डाटा फ्रेम देंगे, राइट, क्योंकि मुझे उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने प्रोडक्ट कहाँ से लेने के आई है। ठीक है, तो ये किस जो है ना, डाटा फ्रेम मुझे देना पड़ेगा। राइट, डाटा फ्रेम का नेम मैंने आमिर डील्स के नाम से रखा हुआ था, तो ये मैंने दिया। ओके, और इसको मैं कॉलम को एक्सेस करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखूंगी। राइट, और इसके मैंने कोटेशन में लास्ट में उसका नेम क्लियर दिखना है। तो अब ये वैल्यूज दे देगा मुझे? ब्रैकेट्स भी हैं मैडम, देंगी। यस जी। ब्रैकेट्स वैल्यू काउंट के साथ। यस दैट्स गुड, क्योंकि मैं फंक्शन कॉल करवा रही हूँ ना उसका। ठीक है, तो मुझे उसके साथ ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस देनी है। ओके, तो अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो ये देखें उसने आ, एक ऑर्डर में लाइक दिया है कि सबसे पहले उसने बताया कि बी के 62 वाले कौन सा। ठीक है, टी के इतने हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा सेल जो हुई है वो उसने जो डील जो उसने फिक्स करवाई थी उसमें ये प्रोडक्ट बी सबसे ज़्यादा बिकी है। ठीक है, और सबसे कम प्रोडक्ट जे बिकी है। ठीक है, अब सबका वैल्यू अकाउंट्स मेरे पास आ गए हैं। ओके, अब इसमें उसने ये कहा हुआ है कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कौन सी डील सिलेक्ट हुई थी यानी विन हुई थी इन सारी प्रोडक्ट टाइप्स में से। ठीक है, यानी मैं अकाउंट्स को डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ डील्स के साथ जो आमिर ने जिन पे काम किया था, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगी। तो ये अब मैं कैसे करूंगी? यानी मुझे प्रोडक्ट टाइप के लिहाज से देखना है कि कौन सी जो मेरी विनिंग थी डील्स टोटल, उसमें से प्रोडक्ट टाइप वाली कितनी प्रोबेबिलिटी थी कि वो सिलेक्ट हो। इस क्वेश्चन को रीड करें और मुझे बताएं कि अब मैंने इसमें क्या करना है। प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। ओके, हाँ जी, कैन ट्राई दैट। चले ये करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करूँ मैं? टोटल मैम नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ उसके जो है डील्स, आमिर डील्स
ओके, सो प्रोडक्ट को मैंने टोटल नंबर ऑफ आमिर डील से डिवाइड कर दूं। आमिर डील्स, तो ये मैं टोटल नंबर कैसे निकालूंगी इसका? इन्फो से। अच्छा, आर यू श्योर कि मैंने यही करना है? ओके, चलिए करके देखते हैं। सॉरी, ये मैंने मार्क डाउन का सेल लिया था। चलिए, प्रोडक्ट्स की एरर है। आ, किस नाम से है? प्रोडक्ट के नाम से है। अब वो कह रहे हैं कि अनस्पॉटेड टाइप एरर है, स्ट्रिंग एंड नन टाइप का। सो बेसिकली पहले क्वेश्चन को अगर हम समझें तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डील फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स बाय डिवाइडिंग द काउंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ डील्स आमिर वर्कड ऑन। काउंट्स हमने ऊपर निकाले हैं ना, ये हर प्रोडक्ट टाइप के, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी हर हर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनको हम डिवाइड कर देंगे कि जो जितनी टोटल नंबर ऑफ आमिर डील्स हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ डील्स मुझे कैसे पता चलेंगी कि कितनी डील्स हैं? तो मुझे इन्फो से तो नहीं पता चलेंगी, इन्फो में तो वो सारा कुछ आ जाता है। यानी मैं आमिर डॉट डॉट इन्फो करूंगी, ये इस डाटा फ्रेम का इन्फो करूंगी, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें? मैम फिर तो वो जी सारी। सर। हाँ, क्या क्या बताएगा मुझे? हमारे पास सारा मजा है। चलिए, उनका आई थिंक आजकल नेट इशू बहुत ज़्यादा है। तो ये इन्फो डील्स में मैम महानूर है यहाँ पे। हाँ जी, मैम महानूर, आप बताएं जरा, ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा फिर ये? अगर मैं खाली इन्फो रन करती हूँ। ओके मैम आयशा, आप क्या बता रही थी? मैम इसमें वो उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बताएगा, पूरा उसके साल का जितना उसने पीछे बिजनेस किया हुआ है वो सारा, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आए देगा वो फिर। क्योंकि हम पूरे डाटा की बात कर रहे हैं ना, हम लोग को स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, और जो अगर मैं आमिर को जितनी। खाली किसी भी डेटा सेट का इन्फो का फंक्शन अप्लाई करती हूँ ना, तो वो बेसिक जितनी स्टार्स है ना, सॉरी इसमें ऊपर चल गया, ठीक है ये। ओके, ये जो इन्फो का मैंने फंक्शन अप्लाई किया, तो ये जितनी भी स्टार्स है उसने बेसिकली वो हर उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए, कि जैसे हर कॉलम का उसने यहाँ पे बताया कि कितने जो यूनिक वैल्यूज हैं, नॉन लाइन वैल्यूज वो कितनी है, और उनकी डाटा टाइप कितनी है, यानी वो कौन कौन सी है, इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, या फ्लोट है, या जो भी। ठीक है, तो इन्फो से तो मुझे डाटा डॉट इन्फो करूंगी तो फिर तो ये चीज़ पता चल रही है। तो मैं इस चीज़ को, ये जो पूरा आउटपुट है इसको डिवाइड करूंगी प्रोडक्ट पे, तो मुझे क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे तो ओवरऑल मुझे काउंट्स ही लेने हैं, ठीक है, जो मैंने वैल्यू काउंट्स प्रोडक्ट की बना दी है। नीचे मैं किससे डिवाइड करूँ उसे, कि मैं देख रही हूँ कि टोटल जितनी नंबर ऑफ डील्स हैं वो सिलेक्ट हो। तो मैम वो भी टोटल से ही डिवाइड नहीं करेंगे? टोटल मतलब टोटल डील्स, तो यहाँ पे मैं क्या दूँ उसे कोड में? सोचे थोड़ा। चले, जैसे सर ने एक बताया कि चलो इन्फो का, ठीक है, उन्होंने थोड़ा आइडिया लगाया, अब बाकी बताएं जरा कोई और चीज़, मैम हम सम। ट्राई करके देखते हैं। जी। तो सम। सम से क्या होगा? सम से वो तो फिर उसकी वैल्यू का सामने कर देगा पकड़ के, जितनी वैल्यूज हैं उन सब का। अगर बात ये कि पूरे डाटा सेट पे अप्लाई नहीं होगा, किसी एक कॉलम का हो सकता है। करके देख लेते हैं, देखें, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ, तो ये क्या हुआ? उसने ना, हाँ, उसने जितनी वैल्यूज थी ना, अब जो स्ट्रिंग भी थी ना वैल्यूज कॉलम वाइज, स्ट्रिंग वैल्यूज को उसने कंकैटिनेट कर दिया, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उन उस कॉलम की, उन सब का उन्होंने ऐड करके हर हर कॉलम का जो जितनी जितनी वैल्यूज थी ना कॉलम वाइज, उन सब का सम कर दिया, उन उस कॉलम की सारी वैल्यूज का।
तो सम में तो ये पता चल रहा है, ठीक है, डाटा फ्रेम के पूरे। अगर मैं इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक अब ले नहीं सकती क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ डील्स से डिवाइड करना है। तो इसमें कोई भी ऐसा टोटल नंबर ऑफ डील्स के लिए मुझे क्या चाहिए? वैल्यू काउंट डॉट सम भी हो सकता है मैडम, शायद, मतलब, आई वैल्यू गेस। काउंट से देखें, अगर मैं इस पे वैल्यू काउंट अप्लाई करूंगी तो वो क्या करेगा? मतलब, क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम तो ऐसा है नहीं है जिसमें नंबर ऑफ डील्स पता चले सारी। ठीक है, अगर मैं वैल्यू काउंट करूंगी तो जैसे यहाँ पे सम है, तो वैल्यू काउंट्स में वो कॉलम वाइज वो वैल्यू काउंट्स दे देगा। डॉट सम ब्रैकेट्स। ओके ओके। 178। ओके, नाउ यू आर क्लोज। राइट, यस, समहाउ। ठीक है, चलें इसको ही कर देती हूँ यहाँ पे। लेकिन अब उसने क्या कहा है? वो कह रहा है अनस्पॉटेड ओपरेंट टाइप, ये किस लिए? ओके, सो मैं यहाँ पे भी इसको सही कर दूँ कि मैं यहाँ पे काउंट्स ले रही हूँ ना, ठीक है ना, यानी मैं काउंट्स ऊपर जो बनाए हुए थे ना ऑलरेडी। वेट अ मिनट, हाँ, ये जो मैंने काउंट्स का वेरिएबल बना के उसकी जितनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू काउंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है। ठीक है, तो वैल्यू काउंट्स अब निकली हुई है कि जितनी टोटल जो इवेंट के हैपन होने के चांसेस थे, नंबर ऑफ इवेंट्स थे। ठीक है, और फिर जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी कि कितने नंबर ऑफ डील्स हैं वो मुझे अब निकालनी है नीचे। तो काउंट से डिवाइड करूंगी ना, प्रोडक्ट वाइज देख रही हूँ वैसे भी मैं कि प्रोडक्ट टाइप वाइज कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने, ठीक है, काउंट से यहाँ पे नीचे वाला अब आपने मुझे बताना है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ डील्स बतानी है, काउंट डिवाइड करना है उसे मैंने टोटल नंबर ऑफ डील्स के साथ, जितनी अमाउंट है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डील्स कैसे पता चलेंगी? अब इसको तो मैं करती हूँ, बताइए अब। ओके, अब उसने ये दिया मुझे, ठीक है, यानी उसने वैल्यू काउंट्स जो डॉट सम है, ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है जैसे मैंने पहले इसको किया था। तो बेसिकली इसने क्या फेच किया है? वैल्यू काउंट्स डॉट सम ने। तो सर वो उसने ने इसको डेफिनेटली सही करवाया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे और हो सकता था, लेकिन एनी हाउ ये भी ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। जी मैम। आप कुछ बता रही हैं? मैम मैं ये कहने लगी थी, वो सम की है सारी, उसकी जितनी वैल्यूज थी, जो जो प्रोडक्ट्स उसके वो जो डील्स की हैं, उनकी जितनी वैल्यूज का काउंट हमने लिया तो सम करवा दिया। डिवाइड काउंट्स डिवाइडेड बाय आमिर डील्स वैल्यू काउंट डॉट सम। ओके, सो एक तो ये तरीका था बेसिकली, इसमें भी ना जब हमने वैल्यू काउंट्स का सम लिए, यानी हमने जितनी वैल्यूज थी ना उसका उसने देखा है कि रोज कितनी है। ठीक है, उसने रोज सम में ना बेसिकली यहाँ पे रोज बताई है कि 178 रोज है, क्योंकि जितनी रोज है उतनी नंबर ऑफ डील्स है ना उसकी, मतलब कितनी, हर उसने हर रो में हर एक डील का बताया हुआ है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ डील्स इसमें से देखनी है तो मैं सारी रोज का काउंट ले लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 178 रोज है। तो असल में सर ने भी जो वैल्यू काउंट और सम किया ना, तो उसमें भी हमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गई हैं, तो तभी आंसर ठीक हो गया। लेकिन नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करने का हमें एक और मेथड भी पता है। अगर मुझे इसके डाटा फ्रेम में से, इस डाटा सेट में से कि मैम आवाज मेरे एंड पे कट रही है, सबकी कट रही है। आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है?
मैम नहीं आ रही इधर भी, मुझे भी नहीं आ रही। ओके, नेट इशू हो गया होगा। काफी। ओके। जी मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। एमर्ड में ओके, शुक्र है। चलो, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सॉरी अबाउट इट। ओके। सो आई होप कि अब बीच में ना जाए और हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ समझ आई है आपको? अच्छा, मैं नंबर ऑफ रोज का पूछ रही थी कि हम और किस वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो सर के ये वाला तुक्का बिल्कुल ठीक लगा। सर ने लाइक अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी सर की कि सर ने वैल्यू कौन सोर्स हम करवा दी और वन हमारे पास असल में रोज आ गई। तो काम बन गया हमारा। लेकिन एक और तरीका भी मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं मुझे कि मुझे नंबर ऑफ रोज बतानी है, क्योंकि हर रो टीम को बता रही थी। जब मैं टोटल नंबर ऑफ रील्स बताना चाह रही हूँ तो मुझे नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो दूसरा एक मेथड क्या हो सकता है कि मैं नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बता दूँ, इतना लंबा लिखने की बजाय। जी। ओके, सो इसमें मैं शेप का फंक्शन यूज कर सकती हूँ? किसी को याद आ रहा है शेप का फंक्शन? यस मैम, पेपर रिटर्न करेगी जी। यस। तो मुझे जब मैं डी एफ डॉट शेप कर रही होती थी तो मुझे वो रोज और कॉलम्स बता रहा होता था, ठीक है। लेकिन अब मुझे चाहिए सिर्फ रोज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं सिर्फ जीरो सेलेक्ट करूंगी तो मुझे रोज दे देगा। और क्योंकि मुझे पता है कि जीरो रोज के लिए और वन कॉलम्स को डिनोट करने के लिए होता है, तो अगर मैं इंडेक्स में इसको जीरो पास करवाऊंगी ना, तो वो मुझे सिर्फ नंबर ऑफ रोज बताएगा कि कितनी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करके देखूं तो ये मुझे 178 बता रहा है। बॉक्स के हो गया है। ओके, आई एम सॉरी अबाउट इट। चलिए इसको देखते हैं कि हाँ जी, तो इसने शेप में ये रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अगर मैं खाली इसको शेप करती तो इसने मुझे वही टपल रिटर्न करवाना था। सॉरी, इसमें कोई वो ट्रिपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यानी मुझे पेरेंथेसिस के बगैर लिखना है इसको। तो ये मुझे रोज इनटू कॉलम बता रहा है। तो अगर मुझे पहले वाले को यानी रोज को सिलेक्ट करना है तो मैं जीरो का इंडेक्स पास करूंगी तो मुझे रोज बता देगा, नंबर ऑफ रोज। तो इस तरह से भी मैं टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो 178 अगेन आंसर आएगा, तो ही वही आंसर हमारा सेम हो गया। तो इसमें अब बेसिकली वो क्या बता रहा है, वो हर प्रोडक्ट के ये सिलेक्ट होने के चांसेस बता रहा है, ठीक है। ओके। सो अब इसमें क्या हुआ है कि अगर पहली प्रोडक्ट को उसने जो है ना, खैर इसमें हम सैम्पलिंग नहीं कर रहे तो इसमें रिप्लेसमेंट का मैं कॉन्सेप्ट नहीं दे सकती अभी। एनी हाउ इसने हर एक की प्रोबेबिलिटी बता दी है, तो इस सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है सिलेक्ट होने की? यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है प्रोडक्ट बी की कि उसकी सेल ज्यादा होगी। इसमें हमेशा इसमें मैं भी यही बताऊंगी कि प्रोडक्ट बी। इसको, तो ये जस्ट एक सिंपल सा था, ठीक। ओके। अच्छा, अब एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं रेंडमली आमिर डील्स में से सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो कौन सी प्रोडक्ट के चांसेस हैं
कि डील अगर मैं कोई कर आमिर आमिर कोई डील करवा रहा है, ठीक है, उसकी डील में से डाटा सेट में से, तो जी कौन से इसमें डाटा सेट के अंदर से कौन सी प्रोडक्ट है जिसके मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोडक्ट सी, सॉरी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट सी जो है वो चूज होगी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि प्रोडक्ट सी चूज होगी। यानी आमिर कोई ना कोई डील कर रहा है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि क्लाइंट प्रोडक्ट सी को परचेज कर लेगा। 1/2। मैम 56। जी 1/2। ओके, 1/2 कैसे कह रहे हैं आप? मतलब क्लाइंट सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, दो ही ऑप्शन है ना। 1/2, हाँ, फिफ्टी ओके परसेंट ओके, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स आल्सो गुड। अब इस क्वेश्चन को मैं मजीद मोल्ड करती हूँ कि इसी डाटा सेट में रहते हुए, ठीक है, इसी डाटा सेट में से मैं ये कह रही हूँ कि मैं रैंडमली कोई भी रो दे रही हूँ, ठीक है, और उस रो में से मैं नंबर ऑफ डील्स देख, मतलब कोई भी इतनी सारी जो रोज में से हर रो डील को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैं रैंडमली कोई भी रो पिक करती हूँ, तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो रो प्रोडक्ट सी वाली होगी। मैडम। 1 बाय ये जितनी टोटल प्रोडक्ट्स होंगी उनका मतलब टोटल। नहीं, ऐसे ही है ना। नहीं, मतलब मैं डाटा सेट को देख रही हूँ कि डाटा सेट में से, जैसे यहाँ पे उसने मतलब डाटा सेट में सारी रोज हैं, ठीक है, उस डाटा सेट में से मैं देख रही हूँ कि मैंने जो भी रैंडमली डील यानी नंबर ऑफ रोज को मैं कोई सिलेक्ट करती हूँ, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस डाटा सेट में से, यानी यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रोज, मतलब ये हर रो डील को बता रही हूँ और मैं कोई रैंडमली रो इसमें से देखती हूँ, ठीक है, एक कोई भी एक डील मैं ले रही हूँ रैंडमली, तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि उस डील में से, यानी जो मैंने रो सेलेक्ट की है उसमें प्रोडक्ट सी होगा। प्रोडक्ट एक, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट सी जैसे ये लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट सी वाली रो होगी वो। 50% तो चांसेस, नॉट कंफर्म, या होंगे या नहीं होंगे, वही सब वाली बात। सो बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है ना सबकी, तो हर एक की प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है, सही, हमने तो इसको ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इस प्रोबेबिलिटी को बेसिकली मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि डाटा सेट में से जैसे प्रोडक्ट सी के आने के चांसेस, यानी उसके प्रोडक्ट सी कितनी दफा है उसी हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी बनी है ना, तो ये 0.084 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी इसको मैं परसेंटेज में डिवाइड कर दूँ तो ये 84, सॉरी, इसको मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो ये बनेगा 8.43%, राइट, समथिंग 8.4% बनेगी। इस चीज़ की समझ आई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है प्रोडक्ट वाइज। तो इसको इंटरप्रेट करने का एक दूसरा तरीका ये था कि मतलब जैसे यहाँ पे है कि डाटा सेट को देख के ही है ना कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हर एक की सेल होने की, हर प्रोडक्ट की। जी समझ आई इस चीज़ की? यस मैम, क्लियर है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे निकली हुई प्रोबेबिलिटी, तो हम जस्ट यहाँ से जो पॉइंट उसने जो हमें दिए, आउटपुट दिए, उसी में से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट जो है वो सेल, मतलब उसको चूज करेगा। क्योंकि ये उसके अक्रस के चांस ही है ना, चांस बता रहा है, तो अगर मैं उसमें डाटा सेट में भी देख रही हूँ तो रो पे इस प्रोडक्ट के आने के चांस कितने हैं, वो मैं परसेंटेज में अगर बताना चाहूँ तो यही प्रोबेबिलिटी है, इसी को ही मैं परसेंटेज में 8.4 बन जाएगी, परसेंटेज इसकी निकालूँ तो। सो बाकी सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। दैट्स गुड। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? चलिए मैं इसी को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, फिर कल के, तो कल इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, डिस्ट्रीब्यूशंस का। ओके ठीक, मैम।
और इसके अलावा डाटा कैम्प का आप देख लीजिएगा सारे, लिंक मैंने शेयर किया था ना अभी चैट में, राइट? यस मैम सो वो। ओपन कर लिया होगा आपने, आई होप। तो यस। उसमें से लाइक आई होप कि सबको लाइक वो वहाँ पे हम ज्वाइन करना है। सो लेटर ऑन हम ये करेंगे कि स्टार्ट्स के बाद ईडीए पे थोड़ी बहुत एक आधे प्रोजेक्ट पे स्टार्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आई थिंक जो डाटा एनालिसिस है वो बिगिनर लेवल का, वो तकरीबन उसका कंटेंट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट पे जाएं या फिर जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसकी प्रैक्टिस हम कर लें। इट विल डिपेंड कि जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स कहेंगे वैसे हम चल लेंगे, ठीक है? सो ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई ऐड करना चाहे? चलो फिर इसको मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़ everyone।